नमस्कार साथियों, मैं उड़ान क्लासेस पागी जयपुर से विजेंद्र बैरवा और आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ हिंदी विषय की व्याकरण लेके। हम लोग हिंदी व्याकरण जो विषय है, इसमें हम लोग जो अपने आगामी जो एग्ज़ाम है उनमें जो जो टॉपिक अपने लिए जो इम्पोर्टेंट रहेंगे उन सब टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे वर्ण विचार हो गया, संधि हो गई, समास हो गई, कारक हो गए, प्रत्यय, उपसर्ग, शब्द ज्ञान हो गया, से संबंधित अपने पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए। इन सभी एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए हम लोग आपको बेहतर सामग्री प्रोवाइड करवाने के लिए हम लोग तत्पर हैं और उसी के क्रम में हम लोग जो है वो अपना पहला जो अध्ययन बिंदु है वो शुरू करते हैं आज वर्ण विचार से। देखिए साथियों, बात करते हैं वर्ण विचार पर। वर्ण विचार, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि वर्ण विचार का हम लोग अध्ययन करते हैं तो कहाँ से करते हैं, वर्ण होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे, आमतौर पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से जब वार्ता कर रहा होता है या अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा होता है, तो जिन चिन्हों का, जिन सांकेतिक चिन्हों का या जिन मौखिक वक्तव्यों का या फिर जो लिखित सामग्री है, लिपिबद्ध तरीके हैं, उनका प्रयोग कर रहा होता है, उसे हम लोग कहते हैं भाषा। क्या कहते हैं साथियों? भाषा। सबसे पहले यानी जहां विचारों का आदान प्रदान हो, विचारों का आदान प्रदान जहां कहीं भी होगा वो जो है अपने आप में क्या कहलाएगी? भाषा कहलाएगी। अब विचारों का आदान प्रदान जो है वो लिखित माध्यम से होगा, यानी लिपिबद्ध रूप से होगा, तब तो हम लोग क्या करेंगे? किन्हीं चिन्हों का प्रयोग करेंगे, व्याकरण का प्रयोग करेंगे, हम लोग वाक्यों का प्रयोग करेंगे, शब्दावलियों का प्रयोग करेंगे। इनका भाषा को अगर हम लोग क्या करेंगे? उच्चरित रूप में, उच्चरित रूप में प्रयुक्त करेंगे, तब वो हो जाएगी अपने आप में मौखिक भाषा। पहले हम लोगों ने जो लिपिबद्ध तरीके से किया तो वो हो गई कौन सी? लिखित भाषा। और कभी कभार जो है वो हम लोग विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए ना तो किन्हीं लिपिबद्ध तरीके से प्रयोग किया जाए और ना ही उच्चरित रूप से किया जाए और अपनी भाव भंगिमाओं के माध्यम से, जैसे हम लोग कभी किसी से चुप रहने के लिए इशारा करते हैं इस तरह से, तो ये अपने आप में हम लोग विचारों को प्रेषित कर रहे हैं, सामने वाले को हम लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको चुप रहना है। तो जहां हम लोग भाषा को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए किसी लिपिबद्ध तरीके को प्रयोग ना करके, उच्चरित रूप को प्रयोग ना करके भाव भंगिमाएं या किन्हीं संकेतों के माध्यम से प्रयोग करें, उसको हम लोग कहेंगे भाषा कौन सी? सांकेतिक भाषा। इनके माध्यम से, संकेतों के माध्यम से। देखिए साथियों, हम बात कर रहे थे विचारों की, वर्ण की बात कर रहे थे, और वर्ण की जब बात कर रहे थे हम लोग, तो हम लोगों ने देखा कि एक जगह जहां हम लोगों ने विचारों को प्रेषित करने के लिए, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए किसी लिखित चिन्हों का प्रयोग किया, लिपिबद्ध चिन्हों का प्रयोग किया, उस भाषा को हम लोगों ने नाम दिया कौन सा? लिखित भाषा। और ये जो लिखित भाषा है, ये विशेष व्याकरण को प्रयोग करते हुए हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग, इसको दिखाने की कोशिश करते हैं, दर्शाने की कोशिश करते हैं। और जहां लिखित भाषा प्रयुक्त होती है तो ये लिखित भाषा जो है वो वाक्यों के योग से बनती है, वाक्यों के योग से। और प्रत्येक वाक्य जो है वो कई सारे शब्दों से मिलकर बनता है, तो वाक्य बनेंगे शब्दों के योग से। और एक शब्द कोई सा भी ले लिया जाए, जैसे राम शब्द ही ले लिया जाए, राम, ये जो राम है ये अपने आप में क्या है? शब्द है। और इस राम शब्द को समझे कि राम शब्द बना कैसे, तो ये बना है रे धन आ धन में धन ए, इस तरह से ही बना है, यानी रे धन आ धन में धन ए।
अब इनको देखने पे ये पता चल रहा है कि राम शब्द इनके योजन से बन रहा है, इनके योग से बन रहा है। अतः ये कह सकते हैं कि ये क्या है, अपने आप में वर्ण। और यहां से वर्ण की एक परिभाषा निकल के आती है कि जिसे हम लोग ऐसे कोई भी वर्ण जिनका और खंड नहीं किया जा सकता, जैसे उस तरफ देखा जाए, राम को देखा जाए, और राम शब्द जो है इसको हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं, तो वर्ण विच्छेद के रूप में हमारे सामने प्रयुक्त हुआ कि रे धन आ धन मै धन ए प्रयुक्त हुआ है। अब रे का और खंड नहीं किया जा सकता, आ का और खंड नहीं किया जा सकता, इसी तरह से मैं और ए वर्ण का भी और खंड नहीं किया जा सकता। तो साधारणतः हमारी परिभाषा ये निकल के आती है कि वर्ण जो है वो क्या है, अपने आप में वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और ये सबसे छोटी इकाई किस आधार पे मानते हैं हम लोग, कि जब राम शब्द का वर्ण विच्छेद किया हम लोगों ने, तो वर्ण विच्छेद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से था कि रे धन आ धन में धन ए। इनके और खंड करना चाहे तो खंड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और सबसे छोटी इकाई इसलिए है क्योंकि इसके और खंड नहीं किए जा सकते। और खंड कह दे या कह दे टुकड़े नहीं किए जा सकते। अतः ये अपने आप में क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाते हैं। देखिए साथियों, हम लोग समझते हैं, यहां से हमें ये जानकारी मिलती है कि जैसे ये राम शब्द जो था, इस तरह से जो राम शब्द प्रयुक्त होता है, जो भाषा की, हम लोग भाषा का जब बात कर रहे थे, तो भाषा जो है वाक्यों के योग से बनती है, वाक्य बनते हैं शब्दों के योग से, और शब्द जो है इसको और विच्छेदित किए जाए और इसके टुकड़े किए जाएं, तो ये जो वर्ण विच्छेदित रूप देखने को मिलता है, इनको और गौर करें तो यहां से हमें जानकारी मिलती है कि भाषा की यह सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि इसके और खंड या और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अतः ये अपने आप में क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। इन वर्णों की अगर बात करें तो वर्णों को हम लोग वर्गीकृत करते हैं दो रूपों में। वर्गीकरण, इनका वर्गीकरण, तो वर्णों का वर्गीकरण। और वर्गीकरण देखने को मिलता है कितने आधारों पे? दो आधारों पे। देखो भाई कौन कौन से हैं। तो पहले आ जाते हैं अपने स्वर। और दूसरे होते हैं व्यंजन। देखिए इनमें फर्क क्या है कि स्वर तो किसे कहेंगे और व्यंजन किसे कहेंगे। तो जो वर्ण है, वर्णों में स्वर उनको कहेंगे जिनके उच्चारण में स्वतंत्रता बाधित नहीं होती, बाधित नहीं होती, ऐसी कोई भी इकाई अपने आप में क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाएंगे। यानी अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास वर्णमाला जो है, वर्णमाला में कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय हम लोग जब भी उच्चारण करेंगे तो फेफड़ों से उठने वाली जो वायु है वो मुख विवर में कहीं भी बाधित नहीं होगी, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सके। ऐसे कोई भी वर्ण अपने आप में क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और स्वरों की संख्या हमारे पास है 11। इनकी संख्या कितनी है? 11। कौन कौन से देखते हैं। तो ए, आ, ई, उ, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये जो वर्ण है
ऐसे लेकर ओ तक जिनकी संख्या 11 है, इन्हें हम लोग स्वर कहते हैं। और स्वर इसलिए कहते हैं कि जब कभी भी हम लोग इन वर्णों का उच्चारण करना चाहेंगे, उच्चारण के दौरान जो है वो श्वास वायु बिना किसी बाधा के स्वतंत्र पूर्वक बाहर निकल जाए, अतः ये अपने आप में क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाएंगे। अब बात कर लेते हैं व्यंजनों की। तो व्यंजनों के उच्चारण के दौरान फेफड़ों से उठने वाली जो श्वास वायु है, वो स्वतंत्रता क्या होती है? उनकी स्वतंत्रता बाधित होती है, यानी मुख अवयव में आकर स्वर तंत्रियों से टकराएगी, एक बाधा के बाद में एक घर्षण करते हुए बाहर निकलेंगे, अतः ये अपने आप में क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार जो बात की जाए तो हमारे जो स्वरों की संख्या जो हम लोगों ने बताई कितनी है? 11 स्वरों की संख्या, जिनकी संख्या 11 है। और मात्राओं की अगर संख्या की बात की जाए तो मात्राओं की संख्या बताई गई है 10। देखिए साथियों, कौन कौन सी ये मात्राएं हमारे पास में और कौन कौन से स्वर हैं। तो स्वर हम लोगों ने देखे थे कि ए वर्ण है, आ है, ई, री, ए, आई, ए, आई, ओ और औ वर्ण। स्वरों की संख्या 11 और मात्राएं 10, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती। ये ई, आ, उ, री, ए, आई, औ और औ। यह मात्रा आई। हम बात करते हैं स्वरों की। तो स्वरों की संख्या 11 और मात्राएं 10। इन स्वरों का हम लोग वर्गीकरण जब करते हैं तो स्वरों का वर्गीकरण देखने को मिलता है 5 आधारों पे। स्वरों का वर्गीकरण, और वर्गीकरण के आधार कितने? 5। पहला जो वर्गीकरण देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है मात्रा के आधार पर। और मात्रा की अगर बात की जाए तो श्वास वायु की मात्रा, श्वास वायु की, वो भी उच्चारण के दौरान पे मात्रा आधार पर। दूसरा जो वर्गीकरण देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है जिह्वा के प्रयत्न के आधार पे। तो जिह्वा के आधार पर। तीसरा वर्गीकरण देखने को मिलता है हमारे ओष्ठ की आकृति के अनुसार, ओष्ठ के आकार के अनुसार, ओष्ठाकार के आधार पर। चौथा जो वर्गीकरण देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है मुख की आकृति के आधार पे, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और सबसे अंतिम यानी पांचवा जो वर्गीकरण देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है उच्चारण स्थान के आधार पर। आइए साथियों, देखते हैं कौन कौन से वर्गीकरण किस किस तरह से किए गए हैं। सबसे पहला वर्गीकरण देखते हैं हम लोग मात्रा के आधार पे। मात्रा के आधार पर, यानी जब कभी भी हम लोग स्वरों का उच्चारण करेंगे और स्वरों का उच्चारण कर रहे हैं, तब श्वास वायु की जो मात्रा है वो कितनी मात्रा में प्रयुक्त होगी, श्वास वायु जो है कितनी मात्रा में प्रयुक्त होगी, उसके आधार पर वर्गीकरण देखने को मिलते हैं 2। पहला जो है उसे कहते हैं हम लोग लघु, लघु स्वर, यानी ऐसे कोई भी स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय
हमारे फेफड़ों से उठने वाली जो श्वास वायु है वो अल्प मात्रा में प्रयुक्त हो या नाम मात्र की मात्रा में प्रयुक्त हो, ऐसे स्वरों को हम लोग क्या कहेंगे? लघु स्वर। लिख सकते हैं कि ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु अल्प मात्रा में या नाम मात्र की प्रयुक्त होती हो। कौन से स्वर कहलाएंगे? लघु स्वर कहलाएंगे। ये जो लघु स्वर है इनको हम लोग ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं। कौन कौन से हैं? तो लघु जो स्वर हैं या जिन्हें हम लोग ह्रस्व स्वर कहेंगे, इनकी संख्या है 4। कौन कौन से हैं? ए, उ, री। ये जो स्वर है ए, ई, उ, री, इन्हें हम लोग लघु या ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं। साथ ही साथ ये जो है मूलतः संस्कृत भाषा से ग्रहण किए गए हैं, अतः हम लोग इन्हें क्या कह सकते हैं? मूल स्वर भी कह सकते हैं। तो एक नाम और हो जाएगा इनका, मूल स्वर। ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु अल्प मात्रा में या नाम मात्र की प्रयुक्त हुई, ऐसे स्वर वर्ण क्या कहलाएंगे? लघु स्वर कह दें, ह्रस्व स्वर कह दें या मूल स्वर कह दें। और इनकी संख्या कितनी है? 4। दूसरा जो प्रकार देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है कुछ स्वर वर्ण है जिनकी उच्चारण में अल्प जो श्वास वायु है वो अल्प मात्रा में प्रयुक्त हुई, तो कुछ में क्या होगी? इनसे अधिक मात्रा में प्रयुक्त होगी, तो उनको हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या स्वर? कौन से स्वर कहते हैं? दीर्घ। ह्रस्व का विलोम जो होता है वो होता है गुरु, तो इन्हें दीर्घ या गुरु स्वर भी कह सकते हैं। परिभाषा ये होगी कि इनके उच्चारण के दौरान क्या होता है? श्वास वायु अल्प मात्रा में प्रयुक्त न होकर लघु से दुगनी मात्रा में प्रयुक्त होती है। ऐसे स्वर वर्ण क्या कहलाएंगे अपने आप में? दीर्घ या गुरु स्वर। यानी वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे फेफड़ों से उठने वाली वायु जो है वो लघु या ह्रस्व स्वर जो थे उनसे दुगनी मात्रा में या उनसे अधिक मात्रा में प्रयुक्त होंगी। ऐसे स्वर वर्ण अपने आप में क्या कहलाते हैं? दीर्घ या गुरु स्वर। इनकी संख्या की अगर बात की जाए तो इनकी संख्या है 7। कौन कौन से हैं? तो आ, ए, ऐ, ओ, औ। देखिए साथियों, ये वे स्वर वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली जो वायु है वो लघु या ह्रस्व स्वर जो है उनसे दुगनी मात्रा में या उनसे अधिक मात्रा में प्रयुक्त हुई है, इसलिए हम लोग इनको नाम दे देते हैं क्या? दीर्घ या गुरु स्वर। लेकिन ये जो 3 वर्ण दिखाई दे रहे हैं, आ, ई, उ वर्ण, इनका निर्माण जो है वो हुआ है ऐधन ए के योग से। ई का निर्माण हुआ है ईधन ई के योग से और ऊ का निर्माण हुआ है ऊधन ऊ के योग से। अतः इनको हम लोग समान जाति के हैं तो इनको सजातीय स्वर भी कहते हैं। कौन से स्वर कहते हैं? सजातीय स्वर। बचे हमारे पास में कौन से? ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ, औ जो है इनका निर्माण जो है वो हुआ है ऐधन
ई के योग से। ए आई बना है ऐधन ए के योग से। ओ का निर्माण हुआ है ऐधन के योग से और औ का निर्माण हुआ है ऐधन ओ के योग से। ऐसे स्वर वर्ण जिनका निर्माण एक से अधिक विपरीत जाति के वर्णों से हुआ है या विपरीत जाति के स्वर वर्णों से हुआ है, उन्हें हम लोग विजातीय स्वर कहते हैं। कौन से स्वर कहते हैं? विजातीय स्वर। साथ ही साथ हम लोग इन्हें संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो विजातीय स्वर कह ले या संयुक्त स्वर कह ले, इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। देखिए, हमारी जो मात्रा यानी श्वास वायु की जब मात्रा हम लोग प्रयोग में ले रहे थे, उसके आधार पर स्वरों के वर्गीकरण देखने को मिलते हैं। कितने? 2। पहले लघु या विश्व स्वर कह लें, या उन्हीं को हम लोग मूल स्वर कह लें। इनकी संख्या तो 4 बताई गई है, यानी इनकी मात्रा जो है वो अल्प मात्रा में प्रयुक्त होगी। इनका उच्चारण जो है नाम मात्र की श्वास वायु के आधार पे किया जा सकता है। ऐसे स्वर वर्ण जो है वो लघु या विश्व स्वर कह सकते हैं या मूल स्वर कहला सकते हैं। दूसरा जो वर्गीकरण देखते हैं वो देखते हैं कि ऐसे कोई भी स्वर वर्ण जिनका उच्चारण जो करेंगे उसके दौरान क्या होगी, श्वास वायु की जो मात्रा है वो लघु स्वर जो थे या विश्व स्वर जो थे या मूल स्वर जो थे उनसे दुगनी मात्रा में प्रयुक्त हुई है, उनसे अधिक मात्रा में प्रयुक्त हुई है। अतः ये अपने आप में दीर्घ या गुरु स्वर कहलाते हैं। और इनमें भी हम लोग ये जो 7 वर्ण देखते हैं, जिनमें से 3 को हम लोग सजातीय स्वर कहते हैं और ये जो 4 हैं ए ऐ ओ औ, इन्हें हम लोग नाम देते हैं विजातीय स्वर। ये विजातीय स्वर जिन्हें हम लोग संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग जो है ये भी स्वीकारते हैं कि इसका एक और भेद होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर या प्लुत वर्ण कह दे। लेकिन देखिए साथियों, प्लुत वर्ण जो है या प्लुत स्वर जो है वो प्रयुक्त होता है सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में, क्योंकि ऐसे कोई भी वर्ण जिनका उच्चारण जब करेंगे हम लोग तो उनमें श्वास वायु की मात्रा जो है वो दीर्घ से भी अधिक प्रयुक्त होगी। ऐसे वर्ण जो है, ऐसे स्वर जो है वो कहलाते हैं अपने आप में प्लुत स्वर। और जैसे हम लोग एक शब्द का उच्चारण करते हैं ओम, या एक और शब्द है को अपी, ये जो ए वर्ण है इस पे हम लोग विशेष दबाव देते हैं को अपी। तो अपी जो था, ए जो था, इसका उच्चारण जब हम लोग करते हैं तो उच्चारण के दौरान हम दीर्घ से भी ज्यादा श्वास वायु की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये जो वर्ण है वो संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में नहीं, अतः ये भेद भी हम लोग नहीं मानते। दूसरा जो वर्गीकरण देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है हमें ओष्ठाकृति के आधार पे, ये सॉरी जिह्वा के आधार पे। जिह्वा के आधार पर जब कभी भी हम लोग स्वरों का उच्चारण करते हैं, जिनकी संख्या 11 है, इन 11 स्वरों का जब कभी भी हम लोग उच्चारण करेंगे तो हमारी जो जिह्वा है वो किस तरह से क्रियाशील होगी, कहाँ कहाँ जाके उच्चारण होता है, किस किस प्रकार से क्रियाशील होती है, तब जाके स्वरों का उच्चारण होता है। उसके आधार पर वर्गीकरण देखने को मिलते हैं 3 वर्गीकरण। अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्च स्वर। देखिए, अग्रस्वर तो किसे कहते हैं, मध्यस्वर किसे कहेंगे और पश्च स्वर किसे कहेंगे। जब कभी भी हम लोग स्वर वर्णों का उच्चारण करते हैं तो कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो जिह्वा है उसका अग्रभाग जो है वो क्रियाशील होकर क्या होगा, उनका उच्चारण होगा। ऐसे स्वर वर्ण तो क्या कहलाएंगे अपने आप में? अग्रस्वर। डेफिनेशन के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं, परिभाषा के तौर पे, कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा का
अग्रभाग क्रियाशील होगा। अग्रस्वर कहलाते हैं। कौन कौन से हैं तो ई, ई, ए, आई वर्ण, संख्या 5। कौन कौन से स्वर है? ई, ई, री, ए, आई। जब कभी भी हम लोग इन स्वरों का उच्चारण करते हैं, हमारी जो जिह्वा है उसका अग्र यानी अगले वाला जो हिस्सा है वही क्या होगा, इसमें क्रियाशील होगा, और क्रियाशील होकर इन वर्णों का उच्चारण होता है। इसलिए हम लोग इनको नाम दे देते हैं क्या? अग्रस्वर। कुछ स्वर वर्ण ऐसे भी हैं जिनका उच्चारण जब हम लोग करते हैं तो उच्चारण के दौरान जो है मध्य भाग, जिह्वा का बीच वाला जो हिस्सा है वो क्रियाशील होगा। मध्य भाग क्रियाशील या सक्रिय कह सकते हैं, होगा। ऐसे वर्ण क्या कहलाएंगे? मध्य स्वर। और मध्य स्वर में आता है एक ही, कौन सा है? ए वर्ण। ए का जब भी उच्चारण करेंगे जिह्वा बिल्कुल निष्क्रिय रहेगी या मध्य भाग पर एक थोड़ा सा दबाव महसूस होगा, अतः ये क्या कहलाएगा अपने आप में? मध्य स्वर। कुछ स्वर वर्ण ऐसे भी है जिनका उच्चारण जब करेंगे तो जिह्वा का क्या होगा? पिछला भाग, पिछला भाग सक्रिय होगा, अतः क्या कहलाएंगे अपने आप में? पश्च स्वर। और पश्च स्वर में आ जाते हैं कौन कौन से तो आ, ओ, अवर्ण। ये अपने आप में कहलाते हैं हमें पश्च स्वर। देखिए साथियों, हम लोग जब बात कर रहे थे किसके आधार पे? जिह्वा के आधार पे वर्गीकरण। और जिह्वा के आधार पे हम लोग जब वर्गीकरण देखते हैं तो वर्गीकरण देखने को मिलते हैं अपने को 3 वर्गीकरण: अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करेंगे तो आगे वाला हिस्सा क्रियाशील होगा तो अग्रस्वर कहलाएंगे, और अग्रस्वर में अपने पास वर्णों की संख्या 5: ई, री, ए, आई। और एक ऐसा वर्ण भी है जिसका उच्चारण करेंगे तो हमारी जो जिह्वा उसका बीच वाला हिस्सा जो है उस पर दबाव महसूस होगा, या बीच वाला हिस्सा जो है वो क्या होगा? क्रियाशील होगा। अतः कौन सा स्वर कहलाएगा? मध्य स्वर। और मध्य स्वर में एक ही वर्ण है, ए वर्ण। बचे हुए कौन से? पश्च स्वर, यानी जिह्वा का जिस समय उच्चारण करते समय पिछला भाग क्रियाशील होगा वे स्वर वर्ण कहलाएंगे पश्च स्वर। बचे कुछ ये सारे कहाँ आ जाते हैं? पश्च स्वर में। तो आ जाते हैं अपने पास में कौन कौन सा? तो आवर्ण आ गया, ऊ आ गया, ऊ, ओ, अव, ये हो गए अपने पश्च स्वर। अगर हम लोग इन वर्णों को याद करना चाहे और आसान तरीके से याद करना चाहिए तो एक ट्रिक के तौर पे हम लोग एक ट्रिक ऐड कर सकते हैं इसमें। और ट्रिक कुछ इस प्रकार से है: ई से इमली, से इक ऋषि, एडी ऐनक को आगे जोड़ो। आगे मतलब अग्रस्वर में जोड़ो, शेष बचे को साथी मेरे पीछे छोड़ो। देखो साथियों, ई वर्ण, ई, री, ए, ऐ, ये तो आते हैं अपने अग्रस्वर में। मध्य में एक स्वर आता है कौन सा? ए वर्ण। और बाकी जो शेष बचे हुए वो कहाँ आ जाएंगे? पश्च स्वर में। तो बचे कौन कौन से अपने पास में? आ, ऊ, ओ, औ। ये हो गए अपने किसके आधार पे? जिह्वा के आधार पे वर्गीकरण। तीसरा जो वर्गीकरण देखने को मिलता है स्वरों में वो देखने को मिलता है हमें ओष्ठ की आकृति के आधार पे। ओष्ठाकृति के आधार पर। और हमारे जो ओष्ठ की आकृति है
वो स्वरों के उच्चारण करने के दौरान दो प्रकार की हो जाती है। कभी कभार तो हमारे ओष्ठ की आकृति जो है वो गोल हो जाती है। कैसे हो जाती है? गोल हो जाती है, और गोल यानी वृत्त के समान हो जाती है, तो वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर। और कभी कभार क्या होती है, पूर्णतः गोल नहीं होती, तो अवृत्ताकार। देखिए साथियों, कौन कौन से हैं वृत्ताकार और अवृत्ताकार। जब कभी भी हम लोग जो 11 स्वर है हमारे पास में, ए आ ई री, ए आई ओ औ, हम लोग इनका उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण के दौरान हमेशा किस पे ध्यान देना है? ओष्ठ की आकृति पे। कुछ स्वर वर्ण जो हैं इनका उच्चारण करेंगे तो उच्चारण के दौरान ओष्ठ की आकृति कैसी हो जाएगी? गोल हो जाएगी। गोल कौन कौन किन किन से वर्णों में होती है? तो हमारे ऊ, ऊ, ओ और अवर्ण। इसके अलावा एक और वर्ण आ जाता है आगम स्वर। आगम यानी आया हुआ। ऐसा कोई भी वर्ण जो विदेशी भाषा का है लेकिन प्रचलन में कहाँ आ रहा है? हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहा है, तो ऐसे स्वर वर्ण को कहेंगे हम लोग आगम स्वर। और ये आगम स्वर जो है इसका उच्चारण करते हैं ओ, तो इसके उच्चारण करने के दौरान भी हमारे होठ की आकृति जो है, ओष्ठ की आकृति जो है वृत्त के समान क्या हो जाती है? गोल हो जाती है। अतः अपने आप में वृत्ताकार स्वर कहलाएंगे। और जो बचे हुए हैं जिनमें वृत्त के समान गोल नहीं होगी, वो कौन कौन से हैं? तो ए आ ई री ए आई वर्ण, ये सारे क्या कहलाते हैं अपने आप में? अवृत्ताकार। हम लोगों ने अब तक देखे कितने वर्गीकरण? 3 वर्गीकरण। श्वासवायु यानी मात्रा के आधार पे, दूसरा जिह्वा के आधार पे, तीसरा ओष्ठ की आकृति के आधार पे। चौथा जो वर्गीकरण देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है साथियों मुख की आकृति के आधार पे। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और मुख की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखने को मिलता है 4। संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर और विवृत स्वर। देखिए, आओ दोस्तों देखते हैं संवृत क्या होता है, अर्धसंवृत क्या होता है, अर्धविवृत क्या होता है और विवृत क्या होता है। साधारण से अगर देखा जाए तो संवृत जो शब्द है इसका मतलब होता है बंद। संवृत का मतलब क्या होता है? बंद। और विवृत का मतलब होता है खुला हुआ, खुला हुआ। डेफिनेशन के तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे कोई भी वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख की आकृति, मुख कहते हैं ये जो जबड़ा है उस जबड़े के हिस्से को, यानी दांतों और ये जो दोनों दांत जो है वो जहां से जुड़े हैं इस हिस्से को हम लोग कहेंगे जबड़े की आकृति। ये जो जबड़ा है वो कुछ वर्णों के उच्चारण के दौरान तो क्या होता है? संवृत यानी बंद होता है। ऐसे कोई भी स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख की आकृति प्राय बंद हो या पूर्णतः बंद हो, ऐसे स्वर वर्ण कहलाएंगे अपने संवृत स्वर। और संवृत स्वर है हमारे पास में ई, ऊ, ऊ, री वर्ण। जब कभी भी हम लोग इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारा जो मुख है वो पूर्णतः बंद है या प्राय लगभग बंद सा नजर आ रहा है। अतः हम लोग इसे क्या कहेंगे? संवृत स्वर। कुछ स्वर वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण जब करेंगे हम लोग तो मुख पूर्णतः बंद न होकर आधा बंद सा नजर आए, ऐसे स्वर वर्ण कहलाएंगे अपने को अर्धसंवृत। और अर्धसंवृत में आते हैं अपने ए ओ वर्ण। कुछ वर्ण ऐसे भी हैं
कि जिन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं, अर्ध विवृत। विवृत का मतलब बताया मैंने आपको, खुला हुआ, यानी ऐसे कोई भी स्वर वर्ण जिसका उच्चारण करते समय हमारे मुख की आकृति आदि खुली हुई नजर आए, ऐसे स्वर वर्ण अपने को क्या कहलाएंगे, विवृत। और विवृत में आता है ए, ऐ, औ वर्ण। विवृत स्वर एक ही वर्ण है, ऐसा कोई भी स्वर वर्ण जिसका उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख की आकृति पूर्णतः खुल जाए, ऐसा वर्ण क्या कहलाएगा, आवर्ण। और आवर्ण का आप उच्चारण करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके मुख की आकृति क्या है, पूरी तरह से खुली हुई महसूस होगी। देखिए साथियों, इसे हम लोग प्रयोग करके देख सकते हैं कि जैसे हम लोग नीचे से ऊपर की ओर चले तो इसमें हमारा मुख जो है पूर्णतः पहले खुला होगा, फिर थोड़ा बंद होगा, फिर थोड़ा सा बंद होगा और फिर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और ऊपर से नीचे की ओर आए तब भी ऐसा ही होगा कि पहले बंद होगा, धीरे धीरे खुलता खुलता पूरा खुलता चला जाएगा। जैसे हम लोग उच्चारण करें ई ऊ री, तो बंद है, फिर उसके बाद उच्चारण करेंगे ए ओ, थोड़ा सा बंद नजर आता है, फिर ए ऐ औ, तो थोड़ा और खुला मुख की आकृति, और आवरण का जैसे उच्चारण करते हैं हमारा मुख पूरी तरह से क्या हो जाता है, खुल जाता है। ये हो गए हमारे स्वरों के वर्गीकरण, किसके आधार पे, मुख की आकृति के आधार पे। और सबसे अंतिम और पांचवा जो वर्गीकरण है वो देखने को मिलता है हमें उच्चारण स्थान के आधार पे। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण करने से पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पास जो उच्चारण करने के लिए स्वर तंत्रियां हैं वो कौन कौन सी है। और स्वर तंत्रियों की अगर हम लोग बात करें तो स्वर तंत्रियों का सबसे पहले बोध होता है यहां से, ये सबसे पहले कंठ, उसके बाद में तालु, आगे थोड़ा बढ़ते ही मूर्धा, फिर दंत, ओष्ठ और नासिका। लिख लेते हैं एक बार कौन कौन सी स्वर तंत्रियां अपने पास में। सबसे पहले कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। देखिए साथियों, स्वर वर्णों में अपने पास स्वरों की संख्या 11, मूल स्वरों की संख्या अपने पास में 11 है। और ये जो मूलतः स्वर जो थे वो संस्कृत से लिए गए थे, वो कितने हैं अपने पास में, 4। मूल और मूलतः अलग अलग है, ठीक है। मूल स्वर जो है अपने पास में कितने, स्वरों की संख्या कितनी, 11। अपने पास ये जो 11 स्वर हैं इनका उच्चारण करते समय हम लोग कभी कंठ स्वर तंत्री का, कभी तालु का, कभी मूर्धा का, इस तरह से इन स्वर तंत्रियों का प्रयोग करते हैं। तो किन किन स्वर तंत्रियों का प्रयोग करते हैं, जैसे ए और आ का उच्चारण करेंगे तो हमें विशेष दबाव महसूस होता है किस पे, कंठ पे, यानी ये अपने आप में क्या कहलाएंगे, कंठे स्वर, ए और आवर्ण। ठीक इसी तरह से ई और ई का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो जिह्वा है वो स्पर्श करती है किसको, तालव्य को। तो तालु को स्पर्श करती हुई एक विशेष दबाव होता है तालव्य पर, अतः ई और ई वर्ण जो है वो कहलाते अपने तालव्येश्वर, तालव्येश्वर। मूर्धा जो है इससे जब भी उच्चारण करेंगे रीवर्ण का तो मूर्धा पर एक दबाव महसूस होता है, तो रीवर्ण कहलाता अपना मूर्धन्य स्वर। दांत पर किसी भी स्वर का दबाव महसूस नहीं होता। ओष्ठ पर जब कभी भी हम लोग उ और उ का उच्चारण करते हैं, उ और उ वर्ण, तो ओष्ठ पर एक दबाव महसूस होगा, तो ये कहलाएंगे अपने आप में ओष्ठे स्वर। हमारे पास कुछ ऐसे स्वर वर्ण भी है जिनका निर्माण जो था ए ऐ ओ औ, इनका निर्माण जो है वो एक से अधिक स्वरों के योग से हुआ है। जैसे एक का निर्माण हुआ ऐधन ई के योग से, ऐ बना ऐधन ए के योग से, ओ बना ऐधन उ के योग से, औ का निर्माण हुआ ऐधन ओ के योग से। साधारणतः ये देखने को पता चलता है कि इनका निर्माण एक से अधिक स्वरों के योग से, इन्हें हम लोग संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो संयुक्त स्वर जो है
इनका उच्चारण स्थान भी क्या होगा, एक से अधिक होगा, जिससे ए वर्ण जो है वो आता है कंठ स्वर तंत्री से। कंठ स्वर तंत्री से इसका उच्चारण होता है, जबकि ई वर्ण का जो है वो उच्चारण होता है किससे, तालु से। तो ये हो गया कंठ तालव्य। कंठ तालव्य वर्ण ए और ऐ। ओ और औ जो वर्ण है, ए तो आता है कंठ स्वर तंत्री से उच्चरित होता है, जबकि ऊ का जब उच्चारण करेंगे तो किससे होगा, ओष्ठ से। तो इनको हम लोग कहते हैं कंठोष्ठ स्वर। कौन से स्वर कहेंगे, कंठोष्ठ स्वर। ये हो गए साथियों अपने किसके आधार पे, उच्चारण स्थान के आधार पे। हम लोग जो वर्गीकरण देख रहे थे स्वरों का, तो स्वरों का वर्गीकरण देखा कितने आधारों पे, 5 आधारों पे। पहला देखा हम लोगों ने मात्रा के आधार पे, और मात्रा के आधार पे वर्गीकरण कितने, 2, लघु या दीर्घ स्वर। लघु स्वर जो थी जिनकी संख्या 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या 7। अब बात करते हैं दूसरा वर्गीकरण जिह्वा के आधार पर, और जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं कितने आधारों पे, 3 आधारों पे, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इनमें हम लोग जो वर्गीकरण देखे उसके बाद में देखे तीसरा वर्गीकरण ओष्ठ की आकृति के आधार पे, और ओष्ठ की आकृति के आधार पे वर्गीकरण देखने को मिलते हैं 2। वृत्त के समान जो थे वो तो वृत्ताकार यानी गोल थे वो वर्ण, तो जिनका उच्चारण करेंगे तो गोल हो जाएगी ओष्ठ की आकृति, तो वृत्ताकार स्वर, और जिनमें गोल नहीं होगा उनमें अवृत्ताकार स्वर। कुछ वर्ण जो थे वो देखे हम लोगों ने वर्गीकरण मुख की आकृति के आधार पे। चौथा वर्गीकरण किसके आधार पे, मुख आकृति के आधार पे, और मुख की आकृति के आधार पे वर्गीकरण देखे हम लोगों ने 4, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर और विवृत स्वर। और 5वां जो वर्गीकरण देखा हम लोगों ने, वो वर्गीकरण देखा हम लोगों ने उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी कंठेश्वर देखे, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठेश्वर, कंठ तालव्य और कंठोस्वर। हम लोग जो है वो 2 वर्ण ऐसे हुए जिनको हम लोग मूल स्वरों में गणना ना करके कुल स्वरों में गणना करते हैं, और वो 2 स्वर जो हैं उनके बारे में हम लोग बात करें तो वे स्वर है हमारे अंग और अह वर्ण। इन वर्णों को हम लोग गौर करके देखें तो देखने पे हमें ये जानकारी मिलती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अनुस्वार और यहां पर सिर्फ और सिर्फ अनुनासिक। अतः ये कह सकते हैं कि यदि ऐसे इनको अलग कर दिया जाए, एक ही मात्रा हटा दी जाए, तो इनका चलना दुर्य हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, या चल ही नहीं पाएंगे। अतः इनका नाम दे दिया गया है क्या, अयोगवाह। अयोगवाह स्वर। एक योग से, योग का मतलब साथ से ही क्या होता है इनका, वाह यानी चलना या प्रवाह, क्या है, चलना या प्रवाह संभव है। या ये कह सकते हैं कि एक ही योग के बिना जिनका चलना या प्रवाह ही संभव ना हो, ऐसे वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं, अयोगवाह वर्ण। हिंदी वर्णमाला के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग वर्ण जो है वो उसे कहेंगे जो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। और वर्णों का वर्गीकरण हम लोग देखते हैं स्वर और व्यंजन, यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में कोई स्वतंत्रता बाधित नहीं हो तो वे स्वर कहलाएंगे, और जिनमें स्वतंत्रता बाधित होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। आज हम लोगों ने देखा स्वर, अगली क्लास में देखते हैं व्यंजन। आज के लिए इतना, धन्यवाद।